हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पर आपके एसएसटी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सीटेट 2022 में आपसे पूछे गए थे। अगर आप अपने पेपर को क्लियर करना चाहते हो तो PYQ आपको जरूर करने होंगे। बिना PYQ के आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो हम किस तरीके से यहाँ पर PYQ की क्लासेस करते हैं वो भी आपको बताएंगे हम यहाँ पर टैग वर्ड के साथ। प्लस आप किस प्रकार से टाइम बचा सकते हो, और अपने एग्जाम में अगर आपको आंसर भी नहीं पता तो किस प्रकार से जो आप सही आंसर पर पहुंच सकते हो। इन प्रकार के ट्रिक के साथ ही हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कराते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं उन सबको भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज आपकी यहाँ पर SST की क्लास होने वाली है। इससे पहले आपकी CDP, EVS, आपके हिंदी, बाकी सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर PYQ सीरीज स्टार्ट है। तो आप जाकर प्रीवियस क्लासेस भी चेक कर सकते हो। तो ये पेपर था आपका यहाँ पर सीटेट 2022 में, जो कि आपका हुआ था। इसके हमने CDP के सारे क्वेश्चन जो आपके कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं देखी तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर चलेंगे हम आपके सोशल साइंस, आपके SST में जो है आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आप कह सकते हो 40 नंबर के जो है आपके कॉन्सेप्ट से पूछे जाएंगे, 20 नंबर जो है आपके पेडागोजी के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसमें जो है आपके मिक्स क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें जो आपका मेथड होता है, जो कि आपका जनवरी 2024 में जो आपका एग्जाम आने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये पेपर भी तैयार किए गए थे। सेम आपका मेथड रहेगा, कोई किसी भी प्रकार का यहाँ पर मेथड चेंज नहीं हुआ। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों में शासन किया। इसके ऊपर NCERT की हम डिटेल में क्लासेस भी कराते हैं। तो उसमें क्वेश्चन हमने किया था, क्या था, पेशावर तथा मालवा, आपका पेशावर तथा मथुरा, या फिर आपका यहाँ पर पेशावर तथा वाराणसी, या फिर आपका उज्जैन। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर था, आपके कुषाणों ने जो सबसे शक्तिशाली केंद्र बनाए थे अपने, दो बनाए थे। एक था आपका मथुरा और दूसरा आपका पेशावर। मथुरा जो था इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा था। तो आपका क्या आ जाएगा, 20 का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन करके भी दे रखी है, आप इन्हें भी पढ़ सकते हो। ये आपके लिए एक्स्ट्रा में चीज़ें हैं, जब आपको इसकी PDF मिलेगी तो आप जाकर ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपका पूछा गया है, आपके पास विकल्प है A, B, C, इन्हें पढ़ना है और इसका सही विकल्प को आपको चयन करना है। तो सबसे पहले क्या है, पुरापाषाण काल जो है 20 लाख साल पहले, 1200 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है, आगे है, काल को 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य, उत्तर पुरापाषाण युग। इसके बाद आपका C, मानव इतिहास की लगभग आपके 99%, 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। ऑप्शन है आपके यहाँ पर, या तो आपका AB सही है, या फिर आपका BC सही है, या फिर आपका AC सही है, या फिर आपका ABC, तीनों सही है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका D। मतलब इसमें आपका ABC तीनों ही यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल सही दी है। क्यों? क्योंकि आपके तीनों कालों को, ये आप सभी को पता होगा कि उत्तर था, मध्यम था, आपका आरंभिक, इन 3 काल में आपका पुरापाषाण बांटा गया था। इसी प्रकार से जो आपके 1200 साल पहले के दौरान ही माना जाता है, हमने टाइम अवधि पढ़ा था जो आपकी NCERT की बुक है, उसमें लास्ट में जो है आपकी तिथियां दी हुई है। तो उन तिथि में हमने क्वेश्चन आपका डिस्कस किया था। और साथ ही साथ 99% जो है आपकी सारी कहानियां जो है इसी से रिलेटेड है, मानव इतिहास की। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका D बिल्कुल सही हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन जो है आपका क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका, इन्होंने आपका AB कथन दिया, इसमें से बताना सही कौन सा है। सबसे पहले, मनसब मुगलों द्वारा चलाई जाने वाली श्रेणी व्यवस्था है। अभी रिसेंटली जो है आपकी क्लासेस की थी हमने, इसमें बताना क्या था, इस किसके लिए क्या जारी होते थे, पद था, वेतन था, सैन्य उत्तरदायित्व के निर्धारित किए जाते थे। अगला है इसका पॉइंट, मनसबदारों को जो सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था, जिसे आपका जात कहा जाता था। क्या था, जिसे आपका यहाँ पर जात कहा जाता था। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास है, तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो इसमें है आपका यहाँ पर जो आपका पहला दिया बिल्कुल सही दिया है। क्या था आपका इसमें, मुगलों के द्वारा जो चलाई जाने वाली व्यवस्था, उसमें तीनों के ही जरिए जो है मनसब यहाँ पर नियुक्त होते थे। इन तीनों का ही यहाँ पर महत्व था, पद भी था, प्लस वेतन पर भी काफी फोकस था। वेतन कैसे करते थे, करों से जो है ये वेतन प्राप्त करते थे। तो और जो आपका यहाँ पर B है, इसे आपका जात नहीं कहा जाता। जात जो है आपका अलग वर्ड था, ये अलग चीज से रिलेटेड था। किस चीज से रिलेटेड था ये भी क्लास में बताया था। तो क्या आ जाएगा आपका A बिल्कुल सही आ जाएगा, A आपका सही है, जबकि B आपका गलत है। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर बता भी रखा है, आप इसे पढ़ना।
ठीक है। मनसब का मतलब क्या होता है आपका, श्रेणी या पद ही होता था। इसके अंदर 33 वर्ग आते थे। कितने आपके, 33 वर्ग, और 3 चीजों पर फोकस करता था, पद, वेतन तथा सैन्य उत्तरदायित्व, ये 3 जो है यहाँ पर। और कब चलाया गया, 1575 ईस्वी में जो है ये मुगल शासक अकबर ने ही चलाया था। अकबर का ही आपका चैप्टर डिटेल में दिया है, बाकी इतने या तो फिर आपका बाबर का है, इससे ज़्यादा जो है आपके इन्होंने अच्छे से डिटेल में नहीं शेयर किए, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में। लेकिन एनसीईआरटी ने बाबर पर, अकबर पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, जबकि बी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अशोक के अभिलेख का ग्रीक तथा अम्राइक भाषाओं में पाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हमने अशोक के अभिलेख आपके पढ़े थे, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, मस्की नहीं था, टोपरा भी नहीं था, कालसी भी नहीं था, कंधार याद रखना है। कंधार किससे रिलेटेड था, अशोक के अभिलेख से, वो भी ग्रीक में लिखा गया था और आपका अम्राइक भाषाओं के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर आपका नोट करके भी दे रखा है, आप इन चीजों को भी नोट डाउन जरूर कर ले। अशोक के स्तंभ में केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखे जाते थे। इसमें जो आपके शिलालेख है ब्राह्मणी, ख्रोष्ट, ग्रीक तथा अम्राइक लिपि में मिलते थे। साथ ही साथ कौशाम्बी अभिलेख में किसका, रानी का अभिलेख कहा जाता है, किसका, रानी का अभिलेख, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। प्लस आपका जो 13वां शिलालेख है इसमें कालिंग का युद्ध, जो कि काफी पूछा जाता है, तो ये भी आपका आता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गौड़ राज्य गढ़ तथा आपका कटगा में जो है 70,000 गांव थे, इससे उल्लेखित करना है। क्या था ये आपका, आइकोडन, उदयार के अभिलेख में, अकबरनामा में, आपका बुर्जी नामक ऐतिहासिक कृतियों में, आपका अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमराते आपके विलियम मेथवाल्ड के वर्णन में। तो इसका सबसे ज्यादा आपका अकबरनामा में जो है इनका उल्लेख किया गया था। ठीक है, गौड़ राज्य हमने पढ़ा था अकबर के चैप्टर में, तो गौड़ राज्य किससे, सीधा अकबर से, तो अकबरनामा में ही ये चीजें आपके आई थी, बाकी चीज से रिलेट नहीं करता। तो आपका बी जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बताया गौड़ एक प्रकार की जनजाति थी जो कि आपके झूम खेती करती थी। यहाँ पर क्या है, गढ़ कटगंगा जो है एक समृद्ध राज्य था जिसमें आपके जंगली हाथियों को पकड़कर जो है अन्य राज्य में निर्यात करके धन अर्जित करते थे। इसमें जो आपकी बुर्जी, असमिया भाषा की ऐतिहासिक कृतियां हैं, इन चीजों का आपको याद रखना है। ठीक है, एहोम राज्य सभा के पुरातात्विक लेखों में आपका बुर्जिंग से हुआ है, तो इसमें जो था आपका बी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया है, इसमें आपका यहाँ पर कथन अभिकथन दे रखा है, इसके बाद आपका रीजन दे रखा है। सबसे पहले क्या है, स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिभा बनाई गई। ठीक है, इसके बाद जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्होंने आगे चलकर विष्णु का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया, विष्णु का। तो ये जो है आपके पास विकल्प है, इसमें से बताना है कौन सा आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या था, दोनों सही है, ये इसकी व्याख्या है या फिर नहीं, यही आपके चारों ऑप्शन इन्होंने अलग दिए। तो इसमें जो है आपका जो जनजातियों द्वारा उड़ीसा में जगन्नाथ, आपने सुना भी होगा, इसकी जो है काष्ठ प्रतिमा बनाई जा गई है। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। वहीं आपका जो जगन्नाथ से ये चीजें रिलेट की है, तो जगन्नाथ क्या थे, कि स्थानीय देवता थे। देखो अभी कथन और रीजन को करने का सबसे बेस्ट तरीका, ये देखो दोनों कथन सही है। सबसे पहले ये देखना है, आपको लग रहा है ये भी सही है, ये भी, फिर ये देखो क्या इन दोनों में कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा लिंक है जो दोनों को रिलेट कर पा रहा है। तो यहाँ पर आपको सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जगन्नाथ इसमें भी है, इसमें भी है, और ये इसी के बारे में जो यहाँ पर बता रहा है। जगन्नाथ का मतलब क्या था, विष्णु के रूप में मानना। तो ये क्या हो गया, आपके दोनों ही चीजें सही है, कथन भी और आपका रीजन भी, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। आगे आपका सेवंथ में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बिरसा आंदोलन, क्या पूछा आपसे, बिरसा आंदोलन आपसे यहाँ पर पूछा गया। बिरसा से काफी क्वेश्चन बनते हैं। बिरसा आंदोलन का सही क्या है, इसमें क्या है, बिरसा के लिए अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज्य का प्रतीक बनाया। आगे है, बिरसा के लिए लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों तथा भाषा का इस्तेमाल किया गया। आगे क्या है, बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरोध था। क्या था, समाज को सुधारने के लिए विरोध था। आगे बिरसा ने मशीनरियों तथा हिंदू जमींदार को लगातार विरोध किया। ठीक है, तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो है आपका यहाँ पर बी, इन्होंने बिल्कुल सही दिया। क्यों, क्योंकि जो बिरसा के लोग थे ना, इन्हें उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों तथा भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था। प्लस आपका यहाँ पर जो हिंदू जमींदार थे, ठीक है, जो हिंदू जमींदार थे, इससे भी लेकर जो है इन्होंने यहाँ पर विरोध जताया था। हिंदू जमींदारों का यहाँ पर लगातार विरोध आया था तथा मिशनरियों का, इन दोनों का यहाँ पर विरोध रहा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका बी और डी बिल्कुल सही है। बिरसा का जन्म क्या था, एक मुंडा परिवार में हुआ। मुंडा जो है एक जनजाति का समूह, ठीक है, छोटा नागपुर में रहता है।
यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव में घूमने लगे। बिरसा के लोगों को उकसाने के लिए क्या करने लगे? बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए क्या किया? परंपरागत प्रतीकों तथा भाषाओं का इस्तेमाल किया और सफेद झंडे का चिन्ह था, लाल का नहीं था, क्या था? सफेद झंडे का यहाँ पर चिन्ह उन्होंने बनाया था। तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? यहाँ पर इन्होंने दिया है कथन, आपका लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। क्या हुआ? जो आपका सूत काट कर जो है अपने जीविका यापन हो रहा था वो कब होगी? यहाँ पर आपकी 19वीं शताब्दी के मध्य बेरोजगार हो गई। भारत बाजार ब्रिटेन ने क्या किया? सूती कपड़े से पट बनाए तथा 1880 के दशक तक यही स्थिति हो गई कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन में बना हुआ होता था। क्या हुआ? जो आपके यहाँ पर सूती वस्त्र बनते थे उनकी यहाँ पर आज बेरोजगारी आ गई। साथ ही साथ जो कपड़े वे पहनना स्टार्ट किया उसका 2/3 कहाँ से आता था? ब्रिटेन से बनकर आता था। तो इन्होंने पूछा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको ये चीज़ें तो पता है कि सूत पर जो है ब्रिटिश ने यहाँ पर रोक लगाई, प्लस ये भी था कि वो अगर जो भी कपड़े पहनेंगे वो बाहर से अपने उधर से निर्यात करके लाते थे। तो इस वजह से क्या थी, दोनों ही कथन इन्होंने बिल्कुल सही दिए और एक दूसरे से रिलेटेड भी है। ऐसा नहीं है इस कथन में कुछ और बताएगा और इस कथन में कुछ और नहीं, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो आपका ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे, प्लस इनकी व्याख्या भी बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही है तथा ए का कारण बी ही है। इसी वजह से वहाँ पर क्या हुआ? बेरोजगारी आने लगी। महिलाएं जो है वहाँ पर काम नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होने लगा, अब जो कपड़े आते थे वो आपके ब्रिटेन से आते थे। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला क्या है? महात्मा गांधी तथा रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर औपनिवेशिक भाषा का विरोध किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में यही ट्रिक आजमानी है कि पहले चारों ऑप्शन को देखना है, समझना है। पहला देख ले, इसके बाद क्या? महात्मा गांधी तथा आपके रविंद्रनाथ टैगोर उपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन करें। वहाँ पर विरोध, यहाँ पर समर्थन। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या किया? यहाँ पर विरोध किया। टैगोर ने जो है समर्थन किया। यहाँ पर क्या किया इन्होंने? टैगोर ने विरोध किया और महात्मा गांधी ने क्या किया? समर्थन किया। तो देखो, अगर यहाँ पर एक समर्थन कर रहा है दूसरा विरोध नहीं करता शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, सब अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं लेकिन विरोध का काम नहीं करेंगे। और जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर है वो भी चीज़ें सही बताते हैं, आप उन्हें पढ़ते हो, बहुतों के आइडल भी होंगे। वहीं महात्मा गांधी भी आप सभी के आइडल है। तो ये क्या है? दोनों ही आदर्श है। तो दोनों शिक्षा के क्षेत्र में गलत चीज़ों का तो समर्थन करेंगे नहीं। तो इस वजह से आप सीधा सिंपल ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो कि दोनों ने ही क्या किया था? इनका समर्थन किया था, क्योंकि विरोध कोई से ने नहीं किया। तो क्या क्या? दोनों ने ही यहाँ पर समर्थन किया था कि आपके यहाँ पर एजुकेशन होनी चाहिए। किस प्रकार की? सपोर्टेड एजुकेशन, आपकी उपनिवेशिक, मतलब इसमें आपके एजुकेशन प्लस आपका जो जीविका से रिलेटेड है, आपका व्यवसाय से रिलेटेड है, उस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन भी कर रखी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई। ये हो गया। इसके बाद क्या? यह कथन जो है किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका महिलाओं से रिलेटेड है, प्लस विधवा महिलाओं के हक में सबसे ज़्यादा बात किसने की थी? तो एकमात्र क्या है? राजा राम मोहन राय, इन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा बात की थी। इन्होंने क्या किया था? जो आपके विधवाओं को जलाने की अनुमति जो है किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया, और ये क्या थे? समाज सुधारक थे। ठीक है, इन्होंने बाल विवाह, सती, इन चीज़ों में आ जाए, जातिवाद आ जाए, कर्मकांड, पर्दा प्रथा पर भी इन्होंने भरपूर विरोध किया। इन चीज़ों को याद रखना। इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का क्या कहा जाता है? पूर्ण जागरण का अग्रदूत। और आधुनिक भारत का जनक पूछे जाए किसे कहेंगे? सीधा का सीधा राजा राम मोहन राय। डी बिल्कुल सही। आगे आपका भारत के अंग्रेजों के शासन में के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन में जातीय उन्मूलन का मुख्य ध्यान दिया? किसने जो है जातीय उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया था? किसने? सनातन धर्म ने, आपका एशियाटिक सोसाइटी ने, आपका भारत धर्म महामंडल, या आपका सत्य शोध समाज। अब ये देखिए इन चारों में से कौन सा जो था आपके अंग्रेजों के टाइम पर चीज़ें थी, उसी के हिसाब से जो है यहाँ पर आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। इन चारों पर जो है आपको थोड़ा सा विचार करना है कि कौन सा आपका यहाँ पर था। तो कौन सा था आपका यहाँ पर? सिर्फ आपका एकमात्र क्या था? सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने क्या किया? जातीय उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो गलत है। देखो, सनातन धर्म उस टाइम पर इतना फेमस नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी। दूसरा, आपका कोई एशियन
सोसाइटी भी इस चीज़ पर नहीं किया। दूसरा, आपने भारत धर्म महामंडल कभी नहीं सुना होगा, लेकिन जो आपका सत्य शोधक समाज है ये आपका काफ़ी फेमस भी हुआ था। इन्होंने क्या किया था, जाति उन्मूलन पर सबसे ज़्यादा काम किया। हमने आपके ईवीएस में जाति उन्मूलन से रिलेटेड चैप्टर पढ़े थे, एनसीईआरटी में दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड, तो उसमें भी ये चीज़ें आपकी बताई गई थी। तो इसमें क्या था आपका, यहाँ पर उन्मूलन करने की यहाँ पर एक सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। इन्होंने इसमें जो आपकी ज्योतिबा फुले द्वारा जो है इस संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, ज्योतिबा फुले द्वारा इनकी संबंध की इस संगठन की स्थापना की गई। ये एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन आगे चलकर जो है शूद्र तथा अस्पृश्य जाति के लोगों के लिए विमुक्त करना था। क्या था, जो ये छुआछूत, नीच जाति, इस तरह की जो थिंकिंग है इसे खत्म करना था। और इनकी पुस्तक भी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी। इस चीज़ को याद रखना, गुलामगिरी से क्वेश्चन बनते हैं, गुलामगिरी। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आपको क्लास थोड़ी सी भी ऑथेंटिक लग रही हो, आपको लग रहा हो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लाइक कर सकते हो आप इसे, और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के समर्थन के कथन यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। सबसे पहले, अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। चलिए ठीक, आगे उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपरा का यहाँ पर विरोध किया किसने, टीपू के द्वारा, तथा अंग्रेजों के बीच के जो है इन्होंने चीज़ें बताई है। देखो ये तो बिल्कुल सही है, अंग्रेजों की संस्कृति का विरोध करेंगे, प्लस अगर यहाँ पर ये अंग्रेज के विरुद्ध लड़ रहे थे तो यहाँ पर विरोध जरूर करेंगे उनकी परंपराओं का, तो दोनों ही चीजें सही थी। और टीपू सुल्तान आपके फेमस थे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में, इनका भी काफी रोल रहा था। यहाँ पर चलते हैं, आपके इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इसमें आपको याद रखना है। मैसूर का युद्ध, हैदर अली विजयी तथा इनकी मृत्यु के बाद जो इनका पुत्र कौन था, टीपू। ठीक है, यही मैसूर की गद्दी पर बैठा था। इसमें क्या हुआ, इनका जन्म जो है 1750, जन्म आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपसे ये पूछेंगे कि इन्हें जो है याद शाह की उपाधि मिली। किसकी, याद शाह से कौन जाना जाता है, टीपू सुल्तान। प्लस आपका इन्होंने क्या किया, आपका इन्होंने जो राजधानी है श्रीरंगपट्टनम के लिए इन्होंने स्वतंत्रता के लिए वृक्ष भी लगाए। ये प्रतीक थे कि अंग्रेजों के लिए अधीन नहीं है। क्या थे, इन्होंने वृक्ष वगैरह भी लगाए थे। इन्होंने इसका प्रतीक बताया कि ये अंग्रेजों के अधीन नहीं है, अंग्रेजों से स्वतंत्र है। ठीक है, और इनका जो यहाँ पर एक था, टीपू की मृत्यु के बाद जो है चौथा यहाँ पर आगल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, क्या हुआ, आगल मैसूर युद्ध कब हुआ, इसका भी याद रखना है, 1799 में जो है युद्ध हुआ। सिर्फ आपको ये चीज़ें याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट थी। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है, पॉवर्टी एंड आपका अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। काफ़ी फेमस बुक है, सीधा एक नाम है दादा भाई निरोजी। याद रखना कौन है, दादा भाई निरोजी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। ये इनके बारे में भी जान लीजिए, ये कौन थे आपके यहाँ पर, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है यहाँ पर, इन्हें इस नाम की उपाधि से जाना जाता था। साथ ही साथ भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी ये फेमस हुए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या, किन किन देशों में राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे, कौन कौन से थे। सबसे पहला है यहाँ पर आपका भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र। आगे है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, भारत, रूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, सीधा का सीधा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इन सब नाम को जो है आप याद रखिए, शॉर्ट ट्रिक से याद रखिए कैसे भी, किन किन देशों के राजनेता जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। तो ये 5 आपके देश है जो कि आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन के हिस्से थे। ठीक है, यहाँ पर बताया भी गया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन आपका NAM की स्थापना के रूप में जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, आपके यहाँ पर आज़ादी के रूप में ये क्या हुए थे, गुलामी से आज़ाद हो रहे थे। ये सभी देश नए नए देश थे, ये क्या हो रहे थे, गुलामी, ये सब क्या थे आपके गुलाम देश थे, लेकिन ये आज़ाद हो रहे थे। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबसे पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, ये भी आपसे पूछा जाएगा, कहाँ पर होगा, यूगोस्लाविया आपका ब्रीलैंड में। कहाँ पर हुआ, 1961 में यूगोस्लाविया के ब्रीलैंड में आपका ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम जो है शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। 25 देश जो थे इसके प्रतिनिधि थे। ठीक है, प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। 25 देश जो थे आपके इंक्लूड थे। बस सीधा 2 ही चीज़ें याद रखने, कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कितने देश थे। इनमें से जो है किन चारों ग्रहों के छल्ले होते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका
यहाँ पर 6 क्लास की एनसीईआरटी का सबसे फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए क्या है आपका, इसमें पूछा है किसके चारों ओर छल्ले बताए, तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। किसके होते हैं आपके, 3 के होते हैं। कौन सा, बृहस्पति, शनि और आपका अरुण, जिसे क्या बोलते हैं, यूरेनस बोला जाता है। ये 3 के चारों ओर छल्ले होते हैं, बाकी के नहीं होते। यहाँ पर आपका बताया भी गया है कितने इनके चंद्रमा होते हैं, कितने उपग्रह होते हैं। ये चीज़ें मैंने आपकी क्लासेज में कराई है, तो यहाँ पर नहीं करेंगे। आगे आपका भारत मानक समय किस मानक यमोत्तर पर आधारित है, किसके आधारित है। ये क्वेश्चन मैंने उस दिन भी बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका, बिल्कुल सी होगा। क्या हो जाएगा आपका 82 डिग्री, आपका 30 सेल्सियस ई और आपका यहाँ पर पूर्व। ठीक है, इन दो चीज़ों को याद रखना है, ई और पूर्व आपको याद रखना है। और पहले 82 आएगा, दूसरे में भी आपका 82 आएगा। ठीक है, ये आपका 78 नहीं होता, 75 नहीं होता, 85 नहीं होता, 82 याद करके रखना है। ठीक है, ताकि आप इसे भूलो ना। और इसमें बताया कि इनके बीच से होकर गुजरती है। सबसे पहले कुल 5 राज्यों से कौन सा आपका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य है जहां से आपकी यमोत्तर रेखा जो है गुजरती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें से आपका पूछा है क्या दिन व रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभव है। ठीक है, संभावित है, किस में से है। सबसे पहले क्रमश पृथ्वी के घुमन एवं परिक्रम से। ठीक है, परिक्रमण से। आगे है क्रमश पृथ्वी के परिक्रमण एवं घूमन से, सिर्फ पृथ्वी के घूमन से, या फिर आपका सिर्फ पृथ्वी के परिक्रमण से। तो इसका क्या है, दोनों ही चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि 2 चीज़ें पूछी है इन्होंने। आपका ऋतु का भी पूछा है प्लस आपके दिन रात भी पूछे, तो दोनों का ही यहाँ पर कारण होता है। पृथ्वी का घूमन भी होगा और परिक्रमण भी पूछा होता है, तभी आपका यहाँ पर क्या होता है, दिन रात होते हैं प्लस आपकी ऋतुएं चेंज होती हैं। यहाँ पर बताया भी हुआ है पृथ्वी क्या है आपका, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। एकमात्र ग्रह है जिस पर चंद्रमा है। और ये आपसे पूछा जाता है कितने अक्ष पर झुकी हुई है, तो कितने हैं आपका 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। और सूर्य के चारों ओर जो है आपके कितने वेग में चक्कर लगाती है, 29 पॉइंट जो है आपका 8 किलोमीटर सेकंड प्रति सेकंड वेग में जो है चक्कर लगाती है। इस चीज़ को भी याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या, पृथ्वी लगभग अपने 24 घंटे में जो अपने अक्ष पर 360 डिग्री पर घूमती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 1 घंटे में 15 डिग्री यहाँ पर घूमेगी। इस प्रकार जो है आपका ग्रीनविच। ठीक है, ग्रीनविच से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना है। ग्रीनविच में जो है आपके दोपहर 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच में आपका यहाँ पर 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन बताया। तो आपको इसमें क्या होगा, क्या टाइम यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर क्या था, 12 बजते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, वो दोबारा से घूमती है। ठीक है, 1 घंटे में कितने, 15। तो आगे पूछा है 12 बज रहे हैं, 30 घूमेंगे तो 2 घंटे बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 बज जाएंगे। वो भी 2 किसके बजेंगे, दोपहर के बजेंगे। इस चीज़ का आपको याद रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बच्चा बस थोड़ा सा लॉजिक लगाता, आंसर इसका निकाल लेता। देखो कैसे निकला। इन्होंने क्या बताया, 1 घंटे में जो है 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा, 30 डिग्री कितने घूमेगी, 2 घंटे में। और टाइम कितना होता, 12 बज रहे थे, ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तो 12 बज रहे थे, तो सीधा आपसे पूछा कितना होगा, 2 बज जाएंगे दोपहर के। आगे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं आपके, आर्द्र पर्णपाती वन, आपका सूक्ष्म पर्णपाती वन, आपका सितोवन, या फिर आपका इन तीनों में से तीनों, या फिर आपके ऑप्शन दे रखे कौन सा आपका होता है। तो यहाँ पर कौन से होंगे, सिर्फ आपके एक तरह के वन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। कौन से आपके, केवल जो है आपके यहाँ पर आंध्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कहाँ पर, अंडमान निकोबार में आपसे पूछा गया। अंडमान निकोबार में जो है आपके यहाँ पर क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में महासागर में, हिंद महासागर में स्थित है। यह कई छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी राजधानी। इस चीज का भी ध्यान रखना। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, वही आपका कथन दिया है। इसके बाद आपका रीजन है, ग्रेनाइट ठोस चट्टाने तथा बिल्डिंग बनाने वाले सजावटी तथा आपका सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग लाई जाती है। देखो, अगर आपको अपने यहाँ पर 60 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, पीवाईक्यू कीजिए हमारे साथ डेली, प्लस एनसीईआरटी की जो क्लासेस करा रखी है वो देखिए, वरना खुद से एनसीईआरटी पढ़िए। जैसा आपको ठीक लगता है उस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपके 60 नंबर कंप्लीट होंगे। वरना जो आपका सेकेंड पेपर रहता है वो आपका एनसीईआरटी या फिर कह सकते हो आपका एसएसटी के कारण ही रहता है। बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, एसएसटी क्लियर नहीं होती और रह जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको देखने को लगेंगे ना, ये जीएस जीके के नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक से है सारे ही क्वेश्चन। कोई सा क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपका आउट ऑफ द सिलेबस पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, ग्रेनाइट ठोस चट्टाने हैं तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग
करने में लाई जाती है। आगे है पृथ्वी पर भूपट्टी के बहुत नीचे जो है धीरे धीरे ठंडा होने के कारण जो है यहाँ पर बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पर कारण बताए, इसमें से बताना दोनों चीज़ें ठीक है नहीं है क्या चीज़ है। तो देखो सबसे पहले क्या बताया इन्होंने कि जो आपकी ग्रेनाइट ठोस चट्टान है ये किसकी काम आती है, इन चीज़ों में काम आती है। आपने देखा होगा सिलबट्टे पर सजावटी या फिर बिल्डिंग बनाने में ग्रेनाइट ठोस चट्टानों का पत्थरों का यूज़ किया जाता है, ये ठीक है। दूसरा जो आपके पृथ्वी के बीच में भूपट्टी के बीचे नीचे जो है धीरे धीरे ठंडा होने के कारण क्या होता है बड़े दानों के रूप में ले लेते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें इन्होंने सही दी है, तो आपका ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। रीज़न भी सही है, यहाँ पर इन्होंने पूरा डिटेल में बताया, पढ़ लो इसे। आगे चलते हैं इसमें। यहाँ पर आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तमिलनाडु में जो है आपका तंजवापुर नामक स्थान में जो आपका वदेश्वर मंदिर जो है विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो कि आपका ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। ये चीज़ें आपकी नोट डाउन करने की, इसे याद रखना। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। पवनों के बारे में जो यहाँ पर बताया गया, सबसे पहले मानसूनी पवने मौसमी पवनों का उदाहरण है। आगे है पवने जो है वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। आगे है स्थल व समुद्री समीर स्थानीय पवनों का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताना था आपका कौन सा सही है। तो क्या होगा इसमें, आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो चीज़ें दी है वो आपकी सही नहीं है। और यही पूछा था सही बताना है कौन सी है। जो आपकी मानसूनी हवाएं है वो मौसमी हवाएं का ही उदाहरण है, ठीक है। मानसूनी क्या होती है, मौसम के चेंज होने पर ही आपकी मानसूनी हवाएं चलती है, तो ये ठीक है। बाकी जो है पूरी वर्ष भर निश्चित दिशा में तो कोई सी आपकी हवा नहीं बहती, कोई भी निश्चित दिशा में नहीं चलती। आगे है स्थल तथा समुद्री जो है इन्हीं का उदाहरण है, तो ये भी आपका गलत दे रखा था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। संघनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन बताना है कौन सा सही है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनते हैं। आगे है जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके और ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। क्या होते हैं, नीचे आ जाती है। आगे है आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पद चिन्ह छोड़ते हैं। आपने देखा होगा क्या करते हैं, आपने नॉर्मल आपने रॉकेट देखा होगा पीछे से वो धुआं छोड़ते जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आपके पद चिन्ह छोड़ते हैं, क्योंकि इंजन से क्या होती है निकली नमी संघनित होती है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तीनों ही चीज़ें बिल्कुल सही दी है। सी भी सही है आपका यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ें आपने देखी अपनी लाइफ में। ऐसे आपका बी भी सही है और ए भी, ठीक है। जब ठंडा होकर क्या होता है आपका जल की बूंदें बन जाती है। वाष्प आपने देखी होगी, जल वाष्प क्या होती है, आपने बर्तन देखा, आपने गैस पर कोई बर्तन रखा उसके ऊपर पानी वाष्प है, बाद में क्या हो जाएगी ऐसे ऐसे बूंदों के रूप में बन जाती है। इसी प्रकार से क्या होता है, अगला ऑप्शन क्या था आपका कि जल की बूंदें इतनी भारी होती है कि वे वायु में तैर ना सके और ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है, ठीक है। इसी वजह से आपकी बारिश होती है। आगे चलते हैं, ये आपका यहाँ पर हो गया 23। इसमें क्या है, तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसमें ऊन सहतूत के लिए किए जाते हैं, क्योंकि देखो इन्होंने क्या पूछा, जो आपके तिब्बती एंटीलोप का शिकार ऊन के लिए किया जाता है उसका क्या नाम होता है, सहतूत के लिए किया जाता है। किस लिए होता है, क्योंकि ये हल्का होता है, अधिक गर्म होता है, या फिर इससे क्या होता है अधिक संख्या में पाए जाते हैं ये जानवर। आगे चलते हैं, या फिर आपका इन्होंने पूछा कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो क्या होता है, एक तो ये बहुत ज़्यादा हल्का होगा, ठीक है, और ये क्या होता है अधिक गर्म। और आपको ये जो आपका सी ऑप्शन है इसे कैसे हटाना था, देखो कोई भी जानवर या कोई भी चीज़ है इसलिए नहीं उसमें से हम चीज़ें लेते कि वो बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें उनकी विशेषताओं के आधार पर जो उन चीज़ों का शिकार करते हैं, तो क्या होता है एक तो ये हल्का होता है प्लस ये आपका गर्म पाया जाता है। तो आपका ये भी सही हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 24, इसे डिस्कस करेंगे। इसमें क्या दिया है, नवीनीकरण संसाधन असीमित होते हैं, इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। क्या कहा, मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, ये चीज़ें होगी। चलिए आगे, नवीनीकरण संसाधन की तुलना में नवीनीकरण संसाधन जल्दी पुनरुत्थित हो जाते हैं। देखिए दोनों ही चीज़ें आपको क्या लग रही है, सही लग रही है आपको गलत लग रही है। फर्स्ट ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, मानवीय क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता, अरे बिल्कुल पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मानवीय क्रियाओं का क्या पड़ेगा, आपका प्रभाव पड़ता है, इस वजह से क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अगर नहीं होता तो बिल्कुल सही था, ये तो गलत हो गया, तो सीधा ये बचा, ये बिल्कुल सही है। क्या, नवीनीकरण संसाधन की तुलना में जो आपके नवीनीकरण होते हैं इन्हें हम दोबारा से पुनरुत्थित कर लेते हैं। अब जैसे कि आपका पेट्रोल है उसे वर्षों लगते हैं ज़मीन के अंदर रहने में, कई वर्षों बाद जो है पेट्रोल बनता है। वहीं आपकी जो नॉर्मल गैस होती है उन्हें आप आसानी से बना लेते हो। तो एक क्या है आपका नवीनीकरण है, दूसरा है नवीनीकरण। तो नवीनीकरण जल्दी बनते हैं नवीनीकरण से, तो आपका इसमें
डी सही हो जाएगा, ए आपका गलत है, बी बिल्कुल सही है। आ गया 25 में क्या है, सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होता है। अगर आप पृथ्वी की सतह में उसकी आंतरिक तहों तक जाते हैं तो आपका यहाँ पर सीक्वेंस क्या होगा, आपसे पूछा है सेलों में। सबसे पहले विवृत खनन पाएगा, कूप की आपका आखनन, आपसे पूछा है कौन सा आंसर जो आपका इसमें सही है। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन है, इसमें आपको सीक्वेंस में बताना है कि आपका इसमें सही होगा, पहले आपको कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा उसका ए होगा। सबसे पहले क्या मिलता है, आपका आखनन मिलता है, विकृत खनन मिलता है तथा कूप की खनन जो है मिलता है। सेलों से ये खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम है जो कि आपका पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तहों तक जाता है। ठीक है, आपको इनका याद रखना है, आखनन प्लस आपका इसके बाद विकृत खनन तथा कूप की खनन। ठीक है, इनका सीक्वेंस याद रखना है, कभी भी किसी भी प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे आपका 26, इसमें क्या है, आपका स्थानांतरी जो है कृषि होती है, इसमें क्या पूछा जाता है, शिफ्टिंग। आपसे यहाँ पर कृषि के बारे में बात की गई है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ये भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या होती है, तीव्र पूर्वाजनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। ये आपका कर्तन तथा दहन कृषि के नाम से जानी जाती है। तो आपके तीनों ही चीज़ें बिल्कुल सही दी है आपके स्थानांतरी कृषि के रूप में। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, जैसे कि आपके यहाँ पर होगी, आपके चेरापूंजी में, मानसीराम में ये चीज़ें ज़्यादा आपकी खेती होती है। यहाँ पर आपका दे रखा है। इससे क्या होता है, ये कृषि जो है अमेजन बेसिन के संलग्न क्षेत्रों तथा आपके उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, पूर्वोत्तर आपके भारत में प्रचलित है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर है आपका 27, इसमें क्या है, अगर आप कक्षा में पेयरी और आपका वेल्ड पर परिचर्चा कर रहे हो तो आप विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र में अंकित करोगे। तो आपसे क्या पूछा है, अभी आपसे मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको कितना पता है मानचित्र के बारे में। तो क्या पूछा, आपका पेयरी तक आपका वेल्ड का पूछा है कि ये कहाँ पर है, तो कहाँ पर स्थित है। सीधा का सीधा ऑप्शन ढूंढिए कि कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर है, कनाडा तथा दक्षिण अफ्रीका में जो है ये आपका स्थित है। ठीक है, तो आपका सीधा हो जाएगा ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो आप क्या करेंगे, इसे जो है मानचित्र पर कनाडा तथा आपके दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में अंकित करेंगे, क्योंकि ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का उदाहरण है। किसका है, शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदानों का उदाहरण। इन चीज़ों का याद रखना है कि आपका पेहरी तथा वेल्ड क्या है, आपके घास के मैदानों का उदाहरण है। इसमें जो है आपके यहाँ पर 30 तथा आपके 45 डिग्री अक्षांशों पर मध्यवर्ती में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध पर स्थलीय विस्तार पर अधिक होने के कारण जो है ये मैदान विस्तार कहीं कहीं आपके 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भी पाए जाते हैं। इन चीज़ों को याद रखना है। यहाँ पर आपके और भी उदाहरण दे रखे हैं। इन घासों के मैदान में संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के यहाँ पर पेयरी, अर्जेंटीना के उग्रेवे, देखो आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आ गए। सीधा आपके 6-7 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। इन चीज़ों को नोट डाउन कीजिए फटाफट। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, ठीक है, यूरेशिया के आपके स्टेपीज, इन दोनों को याद रखना है। घास के मैदान के नाम है। ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान कौन है, डाउन्स है। यूरेशिया का आपका स्टेपीज। आगे आपका दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, ठीक है, वेल्ड किसका है, दक्षिण अफ्रीका का, प्लस आपका ब्राजील का पंपास है। ऐसे आपका अर्जेंटीना का उग्रेवे है तथा आपका कनाडा का पेरी। ये आपके 6 घास के मैदान है जिनसे हर बार क्वेश्चन बनता है। सीधा इसे नोट डाउन कीजिए। आगे चलते 28, रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आपका एसएसटी के चैप्टर में दिया गया, पॉलिटी में, क्लास 7th में, उससे ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। इसमें क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे तथा अलग व्यक्ति जिसके पास जो है खास गुण व क्षमताएं हो सकती है के रूप में देखने से रोकती है। चलिए आगे है, रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। आगे है, रूढ़िबद्ध धारणाओं पर हम सबका प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे होते हैं। क्या भाई ऐसी चीज़ें हैं? आपको ऐसा लगता है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं से क्या होगा, अगर ये चीज़ें होगी तो अच्छा होगा, इनसे हम अच्छे काम में मौका मिलेंगे, तो सी तो हटा दिए। सी आपका क्या दिया, बहुत ही नेगेटिव दिया है। आगे चलते हैं। इसमें क्या था, रूढ़िबद्ध धारणाएं जो बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के
खाजे में जो है आपके जड़ देती है। देखो बिल्कुल सही है। जैसे कि आपको पता है कि लड़कियां जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है, तो ये सभी की थिंकिंग बन चुकी है, सभी व्यक्ति की, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या फिर कोई भी हो, ये सभी की प्रकार की थिंकिंग बन चुकी है कि क्या होगा कि लड़कियां रोती है, इमोशनल ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, थिंकिंग बन गई बड़ी संख्या में लोगों की। तो भी तो सही है, रूढ़िबद्ध धारणाएं यही चीज़ें करती है। दूसरा, रूढ़िबद्ध धारणाएं प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे तथा अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण या क्षमताएं भी होती है उन्हें भी रोक देती है। जैसे कि आपने सुना है लड़कियां क्या नहीं करेगी, लड़कियां जो है मैथ नहीं लेगी, वो क्या लेगी, होम साइंस लेगी, क्योंकि वो लड़कियां है, उसे आगे गृहस्थी चलानी है अपनी। तो इसी में अगर वो लड़की मैथ में बहुत अच्छी होगी लेकिन उसे मैथ ना देकर होम साइंस दे रहे हैं, तो क्या होगा, इससे उसकी मैथ की क्षमताएं भी खत्म हो जाएगी, रोक देगी। तो आपका ए भी बिल्कुल सही है, बी भी, लेकिन जो आपका सी था वो गलत दिया हुआ था। तो इसी प्रकार से क्या ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर, ए और बी सही होगा, बी ऑप्शन सही है। आगे है आपका 29 में क्या है, निम्नलिखित क्षेत्रों में उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां अतीत से आए अरबी तथा चीन के व्यापारियों का उल्लेख सांस्कृतिक प्रभाव मिलता है। कहाँ पर मिलता है आपका, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, लद्दाख, असम, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केरल और लद्दाख में ही आपका सबसे ज्यादा यहाँ पर चीनी तथा अरबी व्यापारियों का यहाँ पर सांस्कृतिक प्रभाव मिलता है। जैसे कि यहाँ पर दो प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर अतीत में अरबी तथा चीन के व्यापारियों का उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव मिलता है। लद्दाख में जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। वहीं लद्दाख के इसमें क्या मिलेगा, बौद्ध धर्म तिब्बत में पहुंचा है। क्या है, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत तक पहुंचा और लद्दाख का छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी। केरल क्या है, भारत के जो है दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा है। यहाँ पर अरबी तथा यहूदी व्यापारी केरल में आए थे और इन्होंने चीन के व्यापारी भी केरल में आए। क्या हुए, चीन के व्यापारी। यहाँ पर जो है मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये चीजें हमने आपके ईवीएस में भी पढ़ी है, सेम टू सेम ईवीएस का क्वेश्चन उठा कर दे रखा है। तो क्या होती है, ये जाल जो है चीनी से हूबहू मिलते हैं, जिसे आपका यहाँ पर क्या कहा जाता है, चीना वाला कहा जाता है। ये आपका 6 क्लास की एनसीईआरटी में गिवन है, आप जाकर पढ़ना वो क्लासेस, उससे ही सारे क्वेश्चन आपके बने हैं। तो सीधा का सीधा दो चीज़ें, केरल और लद्दाख, इन दोनों के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था। आगे है यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव खालिस्तान के द्वारा होता है। किसके द्वारा, मंत्रियों एवं आपका उनके मुख्यमंत्री परिषद में योग्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव या निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, पंचों सहित चयनित सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव। देखो किसका पूछा है, राष्ट्रपति, तो आप इन पंचायती पंचों को तो हटा दीजिए, पंच हट जाएंगे, प्लस नागरिक जो है राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं करते, तो बी हटा दीजिए। तो सीधा दो चीज में से सुनना था, कौन सा सही है आपका, निर्वाचन मंडल में जो है प्रत्यक्ष चुनाव इसमें होता है, इसमें वोटिंग होती है, उसके बाद ही राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो आपका इसमें सी बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है आपका, अनुच्छेद आपका 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है और चुनाव करने की प्रक्रिया आपके अनुच्छेद 55 में आपकी दी गई है। ठीक है, 54 और 55 याद रखना है। 54 किस में है, चुनाव के बारे में बताया है, प्रक्रिया 55 में है, इस चीज का ध्यान रखना है, इससे काफी क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पर जो है आपका बताया गया, निर्वाचन मंडल सदस्य संसद के उच्च तथा निम्न सदन दोनों के ही निर्वाचित सदस्यों एवं राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित सदस्यों से बना हुआ होता है। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो ये क्या था आपका राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड। तो हमने अभी तक आपके 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इसके बाद जो आपके बाकी के बचे 30 क्वेश्चन जो है हम आपके कल डिस्कस करेंगे। आपके इसी टाइम पर जो है आपको क्लासेस मिलेगी जिसमें हम आपके अगले 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके बाकी के क्वेश्चन आपको अगली क्लास में मिलेंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ। अब